जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के टॉप 10 समसामयिकी को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला न्यूज है, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार भारत है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश। जैसा आपके जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद नाइट्रस ऑक्साइड तीसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है ना। तो ग्रीन हाउस गैसें आप जानते हैं कि ग्रीन चैम्बर बनाती दे जो है गैस चैम्बर बनाती दे रही हैं हमारे भारत देश को। देखिए कितना गर्मी बढ़ती जा रही है लगातार। तो इसी अगर नाइट्रस ऑक्साइड में भारत दुनिया में दूसरा नंबर पर आ गया है उत्सर्जन में, तो देखिए उसका परिणाम भी हमें इस बार दिख रहा है ना। गर्मी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल यहाँ सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। चीन इसका सबसे नंबर 1 है उत्सर्जक। चीन सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद भारत है और तीसरे नंबर पर कौन है, अमेरिका है ना। देखिए चीन लगभग 16.7% उत्सर्जन कर रहा है पूरे विश्व का, 10% या 11% आप कह लीजिए भारत, और 5.7% लगभग अमेरिका कर रहा है। फिर ब्राज़ील और रूस का नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं इसको कम करना पड़ेगा और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि कैसे इस उत्सर्जन को हम कम कर सकते हैं। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की प्रारंभ की है। किसने, भारत और यूएई ने। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी 2023 में यूएई गए थे तो वहाँ पे इसकी नींव रखी थी कि हमें जो है ट्रेड अपने अपने मुद्राओं में करना चाहिए, लोकल मुद्राओं में। तो भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई के सेंट्रल बैंक ने इस पर एक MOU साइन किया था, ठीक है। तो अब उस पर जो है कार्य हो रहा है और धीरे धीरे उसका प्रारंभ चालू कर दिया गया है। 31 मार्च 2024 तक भारत और यूएई के बीच जो व्यापार था वो लगभग कितना था, $84 बिलियन, ठीक है। जो कि अब 100 बिलियन 2030 तक $100 बिलियन ले जाने का लक्ष्य इन दोनों ने रखा है। चलिए अगला है कि पूर्व IPS अधिकारी अजीत डोभाल तीसरे बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए। आप जानते हैं जब जब नई सरकार बनती है उसका शपथ ग्रहण समारोह होता है, मंत्रिपरिषद गठन होता है, उसके बाद क्या किया जाता है, NSA का चुनाव होता है, ठीक है। मतलब और चुनता कौन है, तो इसको एक कैबिनेट समिति नियुक्त की जाती है, यही NSA का चुनाव करती है। तो किसको चुना गया है, फिर से तीसरी बार अजीत डोभाल जी को ही चुना गया है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब से बने हैं तब से NSA यही हैं। तो 14 में चुना गया, फिर 19 में चुना गया और फिर 24 में इन्हीं को ही चुना गया है, अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल को आदेश के अनुसार वरीयता तालिका में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो जो भी NSA होता है उसको क्या किया जाता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, ओके। 1968 बैच के हैं ये, इनके बारे में एक जानकारी कि 1968 बैच के हैं, केरल कैडर के अधिकारी हैं अजीत डोभाल, ओके। और ये जो NSC क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, 1998 में। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के राष्ट्रपति थे। और पहले जो NSC के जो पहले NSA बने थे, देखिए NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होते हैं तो ये कौन थे सबसे पहले, इस समय तो अजीत डोभाल जी हैं, पहले थे ब्रजेश मिश्रा, ठीक है। ब्रजेश मिश्रा पहले सिक्योरिटी एडवाइज़र थे। PK मिश्रा प्रधान सचिव बने, ठीक है। PK मिश्रा कौन है, प्रधान सचिव बनाए गए हैं। PK मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ओके। तो ये लोग कब तक रहते हैं, तो इनकी नियुक्ति जो है और इनकी नियुक्ति यही कैबिनेट सचिव लोग, कैबिनेट नियुक्ति समिति ही करती है, ओके। और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ इनका कार्यकाल होता है और अगले या तो फिर प्रधानमंत्री के अगले आदेश तक, जब प्रधानमंत्री का आदेश होता है कि आप इनको हटा कर दूसरे को बनाइए तो दूसरे को बना दिया जाता है। PM मोदी 3.0 कैबिनेट में TDP सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी हैं सबसे अमीर मंत्री TDP के पेम्मासानी हैं। देखिए उनकी नेटवर्थ कितनी है, 5705 करोड़, 5,705 करोड़। फिर दूसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया BJP के 425 करोड़। HD कुमारस्वामी ये जो कर्नाटक के हैं 217 करोड़ इनकी नेटवर्थ है। 144 करोड़ के साथ में अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री अपने। फिर राव इंद्रजीत सिंह 121 करोड़ रुपये के साथ में ये 5वें नंबर पर हैं। और पीयूष गोयल 6ठे नंबर पर 110 करोड़ के आसपास हैं, ठीक है। चुनाव निगरानी संस्थान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये ADR के विश्लेषण जो है ADR के विश्लेषण के अनुसार ऐसा पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले जो 72 संसदीय सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 28
मंत्रियों के खिलाफ क्या है, आपराधिक मामले दर्ज हैं। 72 में से 28 क्या हैं, आपराधिक मामले, कोई ना कोई केस उन पर चल रहा है। ठीक है, देखिए औसत संपत्ति जो मंत्रियों की है, जो कैबिनेट मंत्रियों की औसत संपत्ति है वो कितनी है, 107.94 करोड़, लगभग 108 करोड़ रुपया हर मंत्री के पास है। ओके, इसके अलावा 2024 में आम चुनाव में भाग लेने वाले 8360 उम्मीदवारों में टीडीपी के चंद्रशेखर पेम्मा स्वामी जो हैं, ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, निर्वाचित हुए हैं और ये सबसे अमीर मंत्री हैं। क्यों, ये से लूटखोर से नहीं बने हैं, ये जो है एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं, एक डिजिटल ऐप चलाते हैं, इनका डिजिटल उसके मालिक हैं, सीईओ हैं, इनका ऑनलाइन लर्निंग ऐप है। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग ऐप, इनका नाम है यू वर्ड, यू वर्ड, WORLD, वर्ड के जो हैं क्या है, संस्थापक हैं और सीईओ हैं। तो वहीं से इनका जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम यही दिखाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोपाल के PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। अब देखिए PM श्री पर्यटन हवाई अड्डा, हवाई सेवा जो है कहाँ से चालू हुई है, मध्य प्रदेश के भोपाल से चालू हुई है। और ये जो है किसने चालू किया है, किसने उद्घाटन किया है, तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुआ है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल से शुरू हुआ है। किसने उद्घाटन किया है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्घाटन किया है। ओके, एक और कौन कौन से जो है जिले में चलाया गया है, तो ये जो है 8 शहरों में चलाया गया है। कौन कौन, भोपाल में, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो में। ठीक है, शुरू किया गया है। अब मध्य प्रदेश भारत का इकलौता ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ पर तीनों प्रकार की जो हैं पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। जैसे स्थल क्षेत्र की, जो आप जानते हैं गाड़ी का, जैसे रोड वाला, ठीक है, फिर रेल वाला, और फिर अब ये देखो वायु पर्यटन सुविधा भी मध्य प्रदेश में चालू कर दी गई। बाकी अभी किसी भी किसी भी प्रदेश में चालू नहीं है। इस सुविधा में प्रदेश में धार्मिक पर्यटन बढ़ने वाला है और आम लोगों को भी एयर टैक्सी के जरिए सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा के लिए फ्लाई ओला वेबसाइट विकसित की गई है। वेबसाइट का नाम याद रखिएगा, जिसे मंगलवार 2011 को मंत्रालय में आयोजित बैठक मुख्यमंत्री ने किसके लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं कि TCS, HDFC, एयरटेल और इन्फोसिस भारतीय फर्म दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड में हुए शामिल। तो ये जारी किसने किया सूची, ये जो है कैंटर ब्रांड्स नाम की एक कंपनी है, उसने जारी किया है कैंटर ब्रांड्स। तो कैंटर ब्रांड्स के अनुसार इसने 100 मूल्यवान कंपनियों की वैश्विक सूची जारी की है। तो इसमें TCS जो है 46वें स्थान के साथ में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। HDFC जो है 47वें स्थान पे है। 73वें स्थान पर एयरटेल है और 74वें स्थान पर इन्फोसिस है। तो 46वां स्थान, 47वां, 73वां और 74वां स्थान। ठीक है, ये जो है भारतीय कंपनियों को मिला है, TCS, HDFC, फिर एयरटेल और इन्फोसिस। ओके, चलिए तो पहली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी इसने बताया है। एप्पल को 1 ट्रिलियन मूल्य के पार करने वाला पहला ब्रांड बन गया है एप्पल। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है गूगल, वो 753 बिलियन डॉलर के साथ में। तीसरे पे आता है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, चौथे पे अमेजोन और पाँचवें पे मैकडोनाल्ड। उसकी जो वैल्यू है लिखी हुई है 576.6 बिलियन डॉलर और 221.9 बिलियन डॉलर। चलिए अगला न्यूज़ है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को घोषित किया राजधानी। देखिए अभी तक बहुत अच्छे से वहाँ पे राजधानी घोषित करके, जब से बंटवारा हुआ था, हैदराबाद था पहले, और फिर जो है हैदराबाद जब तेलंगाना में चला गया, तेलंगाना की राजधानी बन गई, तब से आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर संशय था। जो पहले TDP 2014 से 2019 वाले में, 2014 से लेकर 2019 में चंद्रबाबू नायडू प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने अमरावती को सुझाया था कि इसको प्रदेश की राजधानी बनना चाहिए। लेकिन जब सरकार बदल गई और YSR जगनमोहन रेड्डी की सरकार आ गई, तो उन्होंने क्या किया कि 3 राजधानी सुझाई। 3 राजधानी कौन कौन सी? इन्होंने कहा कि प्रशासनिक राजधानी के रूप में विशाखापत्तनम, विधायी राजधानी के रूप में अमरावती और न्यायिक राजधानी के रूप में कुर्नूल को इन्होंने जो है बताया कि ऐसी ऐसी राजधानियाँ तीनों होंगी। लेकिन अब ये जो नई सरकार फिर से आ गई चंद्रबाबू नायडू को, तो इन्होंने क्या किया कि अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित कर दिया और 3 राजधानियों की पिछली सरकार की योजना को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो अब अमरावती की एक अस्थायी राजधानी और एकमात्र क्या है, अमरावती है।
तो अमरावती का आप थोड़ा लोकेशन देख लीजिए। अमरावती गुंटूर जिले के कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर है। ठीक है, देखिए ये कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पे ये आपकी अमरावती यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे है, किस जिले में है, तो गुंटूर जिले में है। गुंटूर जिले के अमरावती कहाँ पे है, कृष्णा नदी के दाहिने किनारे पर। चलिए आगे देखते हैं। असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना प्रारंभ की। मुख्यमंत्री निजुत मोइना इसके लिए 240 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना का उद्देश्य राज्य सरकार के वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता के साथ शिक्षा को बढ़ावा देकर राज्य की लड़कियों को सशक्त बनाना है। एक सशक्त लड़की राज्य में बाल विवाह की घटनाओं को कम करने में मदद करेगी। जब लड़कियां पढ़ी लिखी रहेंगी तो खुद ही बाल विवाह का जो है अपोज करेंगी। इस योजना के राज्य की करीब 10 लाख छात्राओं को लाभ मिलेगा। इसमें कौन कौन सी लड़कियां जो है सम्मिलित होंगी, इसमें क्या दिया हुआ है कि शिक्षा में नामांकित छात्राओं को सरकार की ओर से 1000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। 3 या 4 साल के जो लड़कियां कौन हैं, जो इंटर पास करके आएंगी। ठीक है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षाओं के लिए जो लड़कियां नामांकन करवाएंगी उनको 1000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। जो ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन करवाएंगी उनको क्या है 1200 रुपया मिलेगा। जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाएंगी उनको 2500 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। इसमें जो प्राइवेट कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में छात्राएं जो एडमिशन करवाएंगी वो इस योजना में पात्र नहीं होंगी। मतलब केवल जो सरकारी या गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिलेगा वही लड़कियां इसमें जो है पात्र होंगी, ना कि प्राइवेट कॉलेज की लड़कियां इसमें उनको ये सुविधा नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज वाली लड़कियों को। भारत को वर्ष 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की सौंपी गई मेजबानी। ठीक है, तो इंडिया टू होस्ट FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप इन 2025। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के कार्यकारी बोर्ड ने भारत को दिसंबर 2025 में होने वाली 24 टीमें, कितनी टीमें शामिल होंगी, 24 टीमें शामिल होंगी, FIH हॉकी जूनियर विश्व कप के लिए मेजबान देश नामित किया है। ठीक है, ये इसका 14वां संस्करण है। 24 टीमें शामिल होंगी, 14वां संस्करण है। जो FIH के अध्यक्ष हैं उनका नाम है तैयब इकराम, और हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिलीप तिर्की। क्या नाम है, डॉक्टर दिलीप तिर्की। ओके, तो यह संस्करण 2023 में मलेशिया में कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का सबसे हालिया जो संस्करण हुआ था तो इस 2023 मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। भारत सेमीफाइनल में चैंपियनशिप जर्मनी से हार गया था। ठीक है, और इसमें चौथे नंबर पे था। देखिए, ये भारत चौथी बार इसको होस्ट करेगा। कितनी बार, इससे पहले 3 बार कर चुका है। भुवनेश्वर में किया था, दिल्ली सबसे पहली बार दिल्ली में किया था, फिर लखनऊ में, फिर भुवनेश्वर में। ठीक है, 2013 में किया है दिल्ली में, 2016 में किया है लखनऊ में, और 2021 में किया था भुवनेश्वर में। फिर अब देख लीजिए, अब ये चौथी बार करेगा। अगला न्यूज़ है कि नोएडा शहर में मोटो GP 2025, तो 2025 से 29 तक नोएडा शहर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में मोटो GP का आयोजन किया जाएगा। ओके, तो आप इतना याद रखिए, बस ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। कब होगा, तो ये होगा मार्च 2025 में आयोजन होगा इसका। ठीक है, सुश्री शिल्पी अग्रवाल, नाम याद रखिए मैडम का, शिल्पी अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में प्राप्त किया है शीर्ष स्थान। ये कहाँ की शिक्षिका हैं, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की शिक्षिका सुश्री शिल्पी अग्रवाल ने हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड में शीर्ष प्रदर्शन करते हुए रैंक 1 हासिल की है। तो कौन है, इनका नाम है क्या, जो है शिल्पी अग्रवाल। ये एजुकेटर हैं कहाँ की, ये CMS जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की। ठीक है, तो ये जो है आपका समसमायिकी पूरा होता है। मिलते हैं अगले दिन नए समसमायिकी जो है समाचारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।